मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी अंकल जी, आ रही है। जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत को भी मेरा सादर प्रणाम। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपके साथ सत्संग कर रहा हूँ। क्योंकि गुरु जी कहते हैं जो सत्संग करे उसका भी कल्याण, जो सत्संग सुने उसका भी कल्याण। आई डोंट नो आप में से कितनों ने मेरा सत्संग पहले सुना हुआ है। एनीवे, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग कि मैं गुरु जी के पास कब, क्यों, कैसे गया था और फिर क्या हुआ। आज से लगभग 26 साल पहले मेरी जिंदगी बहुत फर्स्ट क्लास जा रही थी। मेरे पास सब था जो एक नॉर्मल आदमी चाहेगा। एक बहुत बढ़िया नौकरी, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एडवाइजर था। मेरी आंटी यानी मेरी वाइफ डॉक्टर है। वो दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में चीफ मेडिकल ऑफिसर थी। दो बेटे, बड़ा बेटा कंप्यूटर इंजीनियर, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑफिसर। छोटा बेटा 2-3 महीने में इंजीनियरिंग कंप्लीट करने वाला था। एक बिटिया मैरिड, वेल सेटल्ड। मेरी जिंदगी में सो कॉल्ड कोई कमी भी नहीं थी। अगर आप मुझे कहते भी ना कि चलो भाई, ऐसे गुरुजी हैं वो बहुत कुछ दे देते हैं, मैं कहता नहीं भैया, ना मेरे पास ना मुझे कुछ किसी चीज की जरूरत है, ना मेरे पास टाइम है। मुझे अपनी ऑफिशियल पोजीशन की वजह से आए दिन 5 स्टार होटल ड्रिंक्स डिनर्स के इनविटेशन रहते थे और मैं उसमें मस्त रहता था। हाँ, मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ी कमी थी कि मेरा गुरु कोई नहीं था। पर तब मुझे इतनी अकल नहीं थी कि जिंदगी में गुरु का होना कितना जरूरी है। कहती है ना, गुरु के बिना गत नहीं है। मेरी जिंदगी बहुत फर्स्ट क्लास जा रही थी, मैं ऐसे बहुत खुश था। अचानक मेरी जिंदगी में एक ऐसा भूचाल आया। बड़ा बेटा, मैंने बताया, कंप्यूटर इंजीनियर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑफिसर। एक दिन उसने कैंटीन में डोसा खा लिया, उसका पेट खराब हो गया, लूज मोशंस और वोमिटिंग। भागा अपनी मम्मी के पास। उसकी मम्मी उसको हॉस्पिटल में ले गई। वहां पर उन्होंने बताया, वहां पर उन्होंने उसको ग्लूकोज का ड्रिप चढ़ा दिया। और उसके बाद मेरी आंटी को कहते हैं, अरे तू तो खुद डॉक्टर है, रात को ये इंजेक्शन निकाल देना, ड्रिप उतार देना, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसने ऐसा किया। पर उसको फिर ख्याल आया कि एक डोसा खाने से इतनी क्यों तकलीफ हो गई इसको। टू बी ऑन द सेफ साइड एक इसका अल्ट्रासाउंड करवा लिया जाए। उसने अपने कलीग से भी डिस्कस किया, उन्होंने भी कहा हाँ हाँ, ये ठीक सोच रही हो तुम, इसका एक अल्ट्रासाउंड करवा लो। जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो रिजल्ट आया कि राइट साइड में किडनी के ऊपर एक छोटा सा लंप है। डॉक्टर्स ने कहा नहीं नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, छोटा सा है और वेल फॉर्म्ड है। पर फिर इसने सोचा और इसकी कलीग्स ने भी एग्री किया, अरे ये लंप हुआ क्यों, क्यों ना इसको निकाल ही दें, क्यों रहने दें, पता तो चले ये क्या है, क्यों हुआ है। उसका ऑपरेशन हुआ। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली में, जो कि इंडिया की वन ऑफ द वेरी बेस्ट हॉस्पिटल्स है। जब उसकी रिजल्ट आया, हमारी पूरी दुनिया उजड़ गई। कहते हैं जी ये इन 10-15 दिन में वो अल्ट्रासाउंड करने के और ऑपरेशन के बीच में काफी बढ़ गया था, काफी फैल गया था इधर उधर, और ये बहुत बुरे टाइप का कैंसर था। जब उन्होंने ऐसा कहा तो हमने सोचा सेकंड ओपिनियन ले लिया जाए। हमने एक सैंपल भेज के अमेरिका में टेस्ट करवाया, एक सैंपल टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे में, जो कि इंडिया का कैंसर का सबसे बढ़िया हॉस्पिटल है। हमें दोनों जगह से जवाब मिल गया। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर आडवाणी ने यहाँ तक का कहता, कुछ मत करो, ये कैंसर तो 3-4 साल के बच्चे को होता है, इसको पता नहीं कैसे 24 साल की उम्र में हुआ है, हमने तो ऐसा कभी नहीं सुना। और इसका मेडिकल साइंस में कोई जवाब नहीं है, कोई तरीका, कोई चांस नहीं है कि आप इसे बचा लो। और इनफैक्ट वार्न किया, कुछ मत करो, ये जितने दिन जिंदा रहा है ये भुगतेगा, इसके साथ आप भुगतेंगे।
अकलमंदी है कि जितना जल्दी जाता है जाने दो। आप समझ सकते हैं 24 साल के बेटे के लिए ये सुनना हमारी क्या हालत हुई होगी। तब गुरुजी ने हम पर असीम कृपा करके हमें अपनी शरण में बुला लिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहली बार हो, 10वीं बार या 50वीं बार, इस द्वार पे आप तभी आ सकती हैं जब गुरुजी आपको बुलाएं। अपनी मर्जी से या किसी के कहने से आप नहीं आ सकते। अब देखिए, और उनको बुलाने के हजारों तरीके हैं। अब देखिए हमें कैसे बुलाते हैं। मैंने बताया मेरी आंटी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम सीजीएचएस में दिल्ली में काम करती थी। सीजीएचएस की दिल्ली में 100 से ज्यादा डिस्पेंसरीज होंगी। गुरुजी ने मेरी आंटी की ट्रांसफर एक से दूसरी डिस्पेंसरी में करवाई। एक और लेडी डॉक्टर की भोपाल से उस डिस्पेंसरी में ट्रांसफर करवाई। एक दिन ये दोनों आपस में बात कर रही थी तो उसको पता चला कि इसके बेटे का ये हाल है। तो वो उसको कहती है गुरुजी हैं, वो तो सुना है पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, आप उनके पास चलोगे? वैसे मैं बाबू बाबू में नहीं बिलीव करती, पर मेरे ब्रदर को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। और सच मानिए, हमें गुरुजी में कोई विश्वास नहीं था। मैं इंजीनियर हूँ, मेरी आंटी डॉक्टर, दोनों बेटे कंप्यूटर इंजीनियर। साइंस के स्टूडेंट्स आपको पता है कैसे होते हैं, अगर ऐसे करो तो ऐसा होगा, ऐसे करो तो ऐसा होगा। हमने सोचा ये थोड़ी कि जिस कैंसर का कोई इलाज ही नहीं है उसको किसी ने कोई ताबीज या धागा बांध दिया या प्रसाद दे दिया तो कैंसर ठीक हो जाएगा क्या। पर हम इतने मजबूर थे, कोई और द्वार नहीं दिख रहा था जहां से हमें इवन 1% उम्मीद हो। सिर्फ इसलिए हमने मजबूर होके माना, अच्छा चलो चलते हैं। और विदाउट एनी फेथ, जबकि गुरु जी कहते हैं आपका विश्वास होना बहुत जरूरी है। उन दिनों आप गुरु जी के यहाँ ऐसे नहीं जा सकते थे उनसे परमिशन लेके। उसके जल्द बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया, हाँ हाँ ले आओ नई संगत को ले आओ, मैं मैक्सिमम लोगों को ब्लेस करना चाहता हूँ। पर तब नहीं। तो उस आंटी ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैं अपनी एक सहेली को लेके आऊं? पूछते हैं क्यों? गुरुजी उसके बेटे को कैंसर है। अच्छा ले आओ। हम गए जी, उनको पता था हम क्यों आए हैं। गुरुजी बहुत कम बोलते हैं, वो बोलते नहीं करते हैं। पहले दिन उन्होंने हमारे साथ सिर्फ 2 अक्षर बोले, कल्याण कीता। और संगत जी आप विश्वास करेंगे, उनके सिर्फ कल्याण कीता कहने से बेटे का कैंसर गायब। सीटी स्कैन करवाया तो एम्स के डॉक्टर्स दंग रह गए, कहते हैं ये कैंसर तो कभी जाता ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। पर इसके शरीर में कैंसर का नामो निशान नहीं है। ये कैसे हुआ हमारी समझ से बाहर है, पर हुआ है। फिर गुरुजी कहने लगे, मुंडे दा ब्याह कर लो, मुंडे दा ब्याह कर लो। ऑफ कोर्स उसकी उम्र भी थी और हम भी यही चाहते थे। पर आप में से कईयों को पता होगा, कैंसर एक बार ठीक हो भी जाए ना, फिर होने का काफी खतरा रहता है। किसी को 6 महीने बाद, किसी को 5 साल बाद, किसी को 20 साल बाद, पर होता है। इसलिए कहीं बात नहीं बन रही थी। बहुत अच्छे अच्छे प्रपोजल्स आए, दोनों फैमिलीज को सब बातें ठीक लगी। एंड में जब हम उनको बताते, भाई देखो आज ये गुरु जी की कृपा से ठीक है, पर इसको कैंसर हो चुका है। अच्छा जी राम राम, बात खत्म। काफी देर ये सिलसिला चलता रहा। गुरुजी बार बार कहते मेरी आंटी को, ओ मुंडे दा ब्याह कर रहे। और हमने अपना पूरा दम लगा लिया, पर कहीं बात नहीं बनी। आखिर एक दिन जब फिर उन्होंने मेरी आंटी को बोला, ओ मुंडे दा ब्याह कर ले, वो कहती है गुरुजी लड़की भी आप ही दिलाइए। क्योंकि तब तक हम समझ गए थे कि ये काम हमारे बस का नहीं है। गुरु कहते हैं ठीक है, तो अनु पंजाबी कोड़ी दिलावांगे, हम सिंधी हैं। तो हमने कहा गुरुजी पंजाबी लड़कियों की तो प्रपोजल्स ही नहीं आएंगी, वो सोचेंगे ये सिंधी लड़की ढूंढ रहे हैं, बिगनिंग कैसे होगी? एक ऐड दे दे न्यूज़पेपर में, क्या करें? कहते हैं नहीं नहीं, चुप करके बैठ जाओ, घर बैठे कुड़ी आ जाएगी। जैसे कुड़ी कोई खिलौना है, घर बैठे आ जाएगी। अब हमारी कोशिश से तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा था।
हम भी हाथ पे हाथ धर के चुप करके बैठ गए। लगभग 1 साल बीत गया। एक दिन फिर बेटा कैंटीन में बैठा था तो कोई लड़की आई उसके पास, अच्छी खासी, कंप्यूटर इंजीनियर, वेरी गुड फैमिली, फादर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वेरी सीनियर ऑफिसर। आके किसी बहाने से इससे बातचीत शुरू की। कहती है लास्ट टाइम मैं यहाँ ट्रेनिंग के लिए आई थी तो मैंने सो लड़के के अंडर ट्रेनिंग की थी, वो आज दिख नहीं रहा। इसने कहा नहीं जी, वो तो ऑफिस छोड़ के चला गया है, वो आजकल यहाँ काम नहीं करता। 2-3 दिन बाद फिर मिली किसी बहाने से, 2-3 दिन बाद फिर मिली, 2-3 दिन बाद फिर मिली। और एक दिन वो इसको कहती है कि मेरे पेरेंट्स आपके पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं मैट्रिमोनियल के लिए। इसने सबसे पहले बताया, देखो आज मैं गुरुजी की कृपा से ठीक हूं, पर मुझे बहुत खतरनाक टाइप का कैंसर हो चुका है, मैं सच्चाई तुमसे छुपाऊंगा नहीं। वो कहती है कोई बात नहीं। अब गुरुजी की लीला देखिए, उस लड़की का मामा कैंसर में मर चुका था, उसको पता था कि इसको फिर कैंसर होने का काफी खतरा है, काफी चांस है, और उसने या उसके परिवार ने कभी गुरुजी का नाम भी नहीं सुना था, मिलना तो दूर की बात है। फिर भी वो कहती है कोई बात नहीं। उसके पेरेंट्स हमारे यहाँ आए, प्रपोज किए, दोनों फैमिलीज को सब बातें ठीक लगी। हमने कहा भाई देखो, हमने फिर उनको बताया कि भाई देखो इसको बहुत खतरनाक टाइप का कैंसर हो चुका है। हाँ हाँ बेटी ने हमें बता दिया है। उनकी तरफ से तो वही हाँ हो गई। हमने कहा भाई देखो वैसे तो हमारी तरफ से हाँ है, पर जो हमारी हिस्ट्री है, हमारा फाइनल डिसीजन हमारे गुरुजी लेंगे। कहते हैं ठीक है, आपको जिससे पूछना है पूछ लो। हमने गुरुजी को बताया, गुरुजी ये प्रपोजल आया है। कहते हैं हाँ, कर लो ब्याह। और जैसे उन्होंने लगभग 1 साल पहले कहा था, घर बैठे पंजाबी कोड़ी आ गई। कुछ टाइम बाद इन्होंने सोचा अपनी फैमिली बढ़ाई जाए, कोई भी मैरिड कपल चाहेगा। पता चला लड़की को 3 प्रॉब्लम्स हैं, माइनर थैलेसीमिया, हाइपोथायरायडिज्म हाइपोथायरायडिज्म और मल्टीपल सिस्ट्स इन ओवरीज। डॉक्टर्स कहते हैं इसके मॉम बनने के चांसेस सिर्फ 25% है, और कैंसर वाले आदमी को कभी बचा हो ही नहीं सकता। 3 साल इन्होंने पता नहीं कितने स्पेशलिस्ट कंसल्ट किए, सब ने जवाब दे दिया। कहते हैं अपना बच्चा, कोई चांस ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। किसी नॉट इवन विद आईवीएफ, किसी को गोद ले लो। 31 दिसंबर 2005 बड़े मंदिर में न्यू ईयर्स ईव का बहुत बड़ा फंक्शन होता है 31 दिसंबर को, और गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद दिया करते थे। जब मेरी उस दिन प्रसाद कुछ भी हो, गुरुजी की ब्लेसिंग है, उनकी मेहर है, उनकी कृपा है। उस दिन बूंदी का लड्डू था। जब मेरी बहू को दिए, बोले ले तेनू दवाई देती, माइंड यू, विदाउट अ वर्ड टेलिंग हिम वन वर्ड। अराउंड 15 जनवरी उसको पता चला कि वो पेट से है, एक्सपेक्टिंग है। लगभग 1 हफ्ता बीता। गुरुजी की संगत से कोई अनजान आंटी, जिसको मेरी बहू जानती भी नहीं है, कभी नाम भी नहीं सुना, मिली भी नहीं है, आके इसको कहती है कि गुरुजी ने मुझे सपने में कहा है कि तुम्हें जुड़वा बच्चे हैं। और आप जानते हैं गुरुजी के सपने सपने नहीं होते, हकीकत होती है। अब कंसीव करने के 1 हफ्ता बाद तो दुनिया का कोई डॉक्टर या अल्ट्रासाउंड टेस्ट आपको नहीं बता सकता कि एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं। 24 फरवरी 2006 महाशिवरात्रि का दिन, सवेरे सवेरे मेरी बहू को बहुत ब्लीडिंग हो गई। उसने अपने डॉक्टर को फोन किया, कहती है ऑब्वियसली मिसकैरेज हो रहा है, तुम एकदम बेड रेस्ट लो, एकदम मतलब एकदम, इवन वॉशरूम तक मत जाओ, मुझे दिखाने पे मत आओ, मेरे करने लायक कुछ भी नहीं है, और जो तुम वहां से यहाँ तक आओगी तुम्हारा केस और बिगड़ेगा, आगे तुम्हारी किस्मत। वो सारा दिन बिस्तरे पे पड़ी रही, बेड पैड यूज किया। कहती है इतनी ब्लीडिंग हुई थी कि मुझ में, इतना कमजोर फील कर रही थी, मुझ में बिस्तरे से उठने की शक्ति नहीं थी।
शाम को महाशिवरात्रि का दिन, शाम को बड़े मंदिर में साल का सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है 7 जुलाई, सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट महाशिवरात्रि। अगेन गुरु जी की लीला देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम और अभी तक ओनली टाइम ऑर्गेनाइजर्स ने सोचा अरे यहाँ तो 1 लाख से ज्यादा लोग होंगे, हर एक कहेगा गुरु जी की आरती मैं करूं, हम किसको हाँ बोलेंगे किसको ना बोलेंगे, हम कैसे डिसाइड करेंगे, चलो आज लॉटरी डालते हैं। आज गुरु जी की आरती आंटियों से करवाते हैं और लॉटरी डालते हैं कि गुरु जी की आरती कौन कौन करेगी। बहू बेटे ने हमें बताया नहीं था कि बहू की क्या हालत है, पता था कुछ कर तो सकेंगे नहीं, हम काका इनको भी टेंशन हो जाएगा। जब लॉटरी डाल रहे थे, मेरी आंटी ने अपना तो नाम डाला, बहू का भी डाला, बेटी का भी डाला, और जो गुरुजी की मर्जी, मेरी आंटी का नाम नहीं निकला, बेटी का नाम नहीं निकला, बहू का नाम निकला कि वो गुरुजी की आरती करेगी। हमने उसको फोन किया, अरे कहाँ हो तुम, जल्दी आओ, तुम उन भाग्यशाली में से हो जो आज गुरुजी की आरती करेंगी। फिर भी उसने हमें नहीं बताया कि उसकी क्या हालत है। कहती है मुझ में बिस्तरे से उठने की शक्ति नहीं थी, किसी तरह वो पहली बार बिस्तरे से उठी, तैयार हुई। वो गाजियाबाद में रहते थे, गाजियाबाद से बड़े मंदिर 45 किलोमीटर की ड्राइव के बाद पहुंची और गुरुजी की आरती की और वापस घर गई। बहू बेटा कहते हैं कि 15 दिन हमें डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ी, क्या कि तुम बेवकूफ हो। मैं कहती हूँ तुम वॉशरूम मत जाओ और तुम 90-90 किलोमीटर ड्राइव करती फिरती हो, पागलपन नहीं तो क्या है। 15 दिन बाद जब वो गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने उसे एग्जामिन किया, उसका रंग उड़ गया। कहती है एक बेबी का वो प्लेसेंटा माँ से अलग हो गया है, अब तो उसको ना ब्लड सप्लाई मिलेगा ना ऑक्सीजन, अब तो उसके जिंदा रहने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बगैर ऑक्सीजन के कैसे कोई जिंदा रह सकता है। और वो बच्चा मर जाएगा, उसका जहर फैल जाएगा, दूसरा बच्चा भी मर जाएगा। और जब तक दूसरा बच्चा जिंदा है, हम एबॉर्शन करके पहले बच्चे को निकाल नहीं सकते। अब तो भूल जाओ उस प्रेगनेंसी को, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। पर गुरु जी तो कहते हैं ना, मैं शुरू वहां पर होता हूँ जहाँ आदमी की सोच या मेडिकल साइंस खत्म होती है। उस हालत में भी उसकी प्रेगनेंसी चलती रही। हाँ, बच्चों का रेट ऑफ ग्रोथ कम हो गया, पर दोनों बच्चे जिंदा हैं। डॉक्टर हैरान, कहती है ऐसा केस हमने ना कहीं पढ़ा है, ना सुना है, ना देखा है। बगैर ब्लड सप्लाई, बगैर ऑक्सीजन की प्रेगनेंसी चल रही है और दोनों बच्चे जिंदा हैं। मेरी बहू ने अराउंड 15 जनवरी कंसीव किया था, 22 अक्टूबर को ड्यू थी। 2 बार गुरुजी ने उसको सपने में आके बताया कि तेरी डिलीवरी 21 सितंबर को होगी, 1 महीना 1 दिन पहले। और 21 सितंबर को उसने जुड़वा बच्चे डिलीवर किए, लड़का और लड़की। एक के माथे पे ओम, दूसरे के हाथ पे त्रिशूल। गुरुजी कहते हैं ये ऐसे वैसे बच्चे नहीं हैं, ये शिव जी के बच्चे हैं। नामकरण गुरुजी ने किया और नाम रखे अर्जुन और गौरी, जो शिव जी और माता पार्वती के दूसरे नाम है। मेरे बेटे को कहती हैं देखो मैंने एक झटके में तुम्हारी फैमिली कंप्लीट कर दी, इवन मेरे से तुम्हें कभी कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। जबकि मांगना तो छोड़िए, हमने गुरुजी को कभी बताया तक नहीं, गुरुजी ये प्रॉब्लम है, कुछ कृपा कीजिए। वो जानी जान, मैं क्या उनको बताऊंगा। और मेरी आंटी को कहते हैं आंटी, कभी वेख्या है, कभी सुनिया है कैंसर वाले बंदे नु बच्चा हो जाए, मैं तेरी डॉक्टरी फेल कर दी थी। ये है हमारे गुरुजी, साक्षात महाशिव। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे से पैदा हुए हैं, इससे बढ़कर तो कोई हो ही क्या सकता है। कहते हैं मैं अपनी मर्जी से आता हूँ, अपनी मर्जी से जाता हूँ, और मैं आता हूँ सिर्फ जो मेरे पता नहीं कितने जन्मों से भगत रह चुके हैं, उनको इकट्ठा करके उनका कल्याण करने के लिए। यहाँ पर कोई नया पुराना नहीं है। अगर आज आप पहली बार गुरु जी के सत्संग में आए हैं, तो ये मत सोचिए कि आज से आप उनसे जुड़ रहे हैं, आपको पता ही नहीं आप कितने जन्मों से उनके साथ हैं। किसी आंटी ने गुरु जी को कहा गुरु जी
आज तो मुझे ब्लेस कर दीजिए। कहते हैं मैंने तो तेरे को 300 साल पहले भी ब्लेस किया था। अब बताइए 300 साल में कितने जन्म बीत गए, आपको पता है या मुझे पता है? वो अंतर्यामी है, आपके मन की हर बात जानते हैं, आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जन्मों का सब जानते हैं। इसलिए उनको कभी कुछ बताना नहीं पड़ता, उनसे कुछ मांगना नहीं पड़ता। करने को वो कुछ भी करते हैं, कुछ भी। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल केसेस में बच्चे दे देते हैं। मैंने अभी आपको अपने पोते पोती का सुनाया। मुझे केसेस पता है जहां आंटी को बच्चे दानी नहीं है, उसको भी बच्चा दे दिया। कौन सी बड़ी बात है? बड़ी से बड़ी बीमारी, और कुछ नहीं है तेरे को, वहम ना कर, अब ठीक हो गए। या फिर कल्याण कीता, जैसे मेरे बेटे को बोला, सब ठीक हो गया। बगैर उनकी आज्ञा के यमराज आपको छू नहीं सकता। मुझे केसेस पता है जहां एम्पायर स्टेट में संगत चल रही है, यमराज आता है, वो किसी अंकल को ले जाने लगता है। गुरुजी उसको कहते हैं, देख ये मेरा भगत है, तू इसे हाथ नहीं लगाएगा। यमराज कहता है, गुरुजी आपको पता है इसका टाइम खत्म हो गया, आज मुझे इसे ले जाने दीजिए। नहीं, आज मैं तुम्हें किसी हालत में ऐसे नहीं ले जाने दूंगा। और यमराज खाली हाथ वापस चला गया। मुझे तो उन्होंने पता नहीं कितनी बार न्यू लाइफ दी है, कितनी बार, जिसमें से एक बार तो मैं मर गया था। आज से कोई 19 साल पहले एम्स ने मुझे डेड डिक्लेयर कर दिया था, गुरुजी ने जिंदा कर दिया। कौन सी बड़ी बात है? मेरी आंटी को 2-4 बार न्यू लाइफ दी है। छोटे बेटे को, बड़े बेटे का अभी मैंने कैंसर का सुनाया, उसके बाद भी उसको 2-3 बार न्यू लाइफ दी है। छोटे बेटे को भी, दोनों बहुओं को, एक एक, बट फॉर गुरुजी मेहर, मैं, मेरी पूरी फैमिली, मेरी आंटी, दोनों बेटे बेटी, उनके स्पाउस, बच्चे, सब कब के खत्म हो गए होते। एक एक को बार बार न्यू लाइफ दिया है। और एवरी टाइम बगैर उनको कुछ बताए, बगैर उनसे एक अक्षर बोले, बगैर उनसे कुछ मांगे, यूं ब्लेसिंग्स लुटाते हैं। हम बहुत जल्दी रियलाइज करते हैं, अरे हमारी झोली बहुत छोटी है, इनके हाथ बहुत बड़े हैं। पर आप कितना ले पाते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। अब मैं बताऊंगा आपको क्या करना है उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए। नंबर 1, जब आप यहाँ आते हैं, आप सिर्फ गुरु जी के लिए आते हैं, उनसे कनेक्शन कीजिए। यहाँ पर स्ट्रिक्टली नो अटेंडिंग टू मोबाइल्स, नो हाय हेलो, नो सोशलाइजेशन, नो बिजनेस डील्स। जो हो रहा है उसमें 100% ध्यान लगाइए। शब्द चल रहे हैं तो शब्द सुनिए, समझ आए या ना आए सुनिए। सत्संग हो रहा है तो सुनिए। किसी आंटी ने गुरुजी को कहा, गुरुजी हमें तो इतनी पंजाबी आती नहीं है, ये शब्द हमारी समझ में तो आते नहीं है। गुरुजी ने कहा, तेरे को समझने के लिए किसने कहा है? मैंने तो सिर्फ सुनने के लिए कहा है। आपके मन में जो भी शंका, जो डाउट, जो क्वेश्चन क्वेश्चन होगा, बगैर क्वेश्चन पूछे किसी शब्द से, किसी के सत्संग से आपको उसका जवाब मिल जाएगा। जो भी आपको ग्रहण करने को मिलता है, जल प्रसाद हो, चाय प्रसाद हो या लंगर हो, वो अनमोल है, कोई उसकी कीमत नहीं लगा सकता। प्लीज एक दाना, एक बूंद भी मत बचाइए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उन पे विश्वास, उनमें श्रद्धा। गुरु जी बार बार कहती है, मंगो नहीं मनो। बस आप ये 2-3 छोटे छोटे चीजें करते रहिए, और मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप जितना सोचते हैं उससे बहुत ज्यादा ले जाएंगे, बिन मांगे, बिन एक अक्षर बोले। गुरु जी बार बार कहती हैं, मंगो नहीं मनो। क्यों? इसके भी मैं आपको रीजंस बताता हूँ। नंबर 1, आप मांग के उनको छोटा करते हो। नंबर 2, जब आप जो चीज आप मांग के लेते हो ना, वो टेम्पररी होती है, वो हमेशा आपके पास नहीं रहेगी। नंबर 3, आप मांगोगे, आप अपनी हैसियत, अपनी औकात के हिसाब से मांगोगे। वो देंगे तो अपनी हैसियत से। कहाँ उनकी हैसियत, कहाँ मेरी हैसियत, जमीन आसमान का फर्क है।
और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको पता ही नहीं जो आप मांग रहे हैं वो आपके लिए अच्छा भी है या नहीं। पर गुरुजी वो देते हैं जो ना सिर्फ आपके लिए पर आपकी पूरी फैमिली के लिए बेस्ट है। मैं एक छोटा सा आपको इसका सत्संग सुनाता हूँ। एक अंकल को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेना पड़ता था, ले लेते थे। एक दिन वो हॉस्पिटल में थे ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेने के लिए, बाय चांस उनको कोई डोनर नहीं मिला। रात के 9 बज गए। आंटी बेचारी बहुत परेशान। अब हमारा तो एक ही है ना, गुरुजी। उसने गुरुजी को बहुत सिंसियर अरदास की, गुरुजी प्लीज 2 ब्लड डोनर्स तो भेज दीजिए। 5 मिनट के अंदर उसका दूध वाला आ गया। उसको कहता है, मैडम क्या बात है, आज आप बहुत परेशान लग रहे हो। कहती है, जी इनके लिए 2 ब्लड डोनर्स चाहिए, कोई मिल नहीं रहा। मैडम हम दे दें? मैं और मेरा एक साथी नीचे खड़ा है। आंटी बड़ी खुश हुई, और क्या चाहिए। उन दोनों ने उसको ब्लड दे दिया। ये बात हुई परसों शाम को लेटेस्ट से। आज सवेरे उस अंकल की डेथ हो गई। उस आंटी ने गुरुजी को कहा, गुरुजी अपने 2 दिन पहले तो इनके लिए 2 ब्लड डोनर्स अरेंज कर दी और आज इनकी डेथ हो गई। गुरुजी कहते हैं, मैं क्या करता, मुझे पता था ऐसी लाइफ नहीं है, मैं बिजी था इसको लाइफ देने में। पर तुमने इतना सिंसियरली अरदास की कि गुरुजी प्लीज 2 ब्लड डोनर्स तो भेज दीजिए। और भगवान तो भगत के वश में होता है ना। मैंने इनको लाइफ देने का काम आधे में छोड़ के तुम्हारे लिए ब्लड डोनर्स अरेंज किए और ये रिजल्ट हुआ। इसलिए गलती से भी कभी गुरुजी से कुछ मत मांगो। जैसे गुरुजी बार बार कहते हैं, मंगो नहीं मनो। वो देते हैं जो ना सिर्फ मेरे लिए पर मेरी पूरी फैमिली के लिए बेस्ट है। कहते हैं, मैं सबसे पहले आपको लाइफ दूंगा। लाइफ ही नहीं है तो और कोई चीज लेके क्या कर लोगे। उसके बाद मैं आपको हेल्थ दूंगा। अगर लाइफ है पर आप आईसीयू में हो, पड़े हो, रोज 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है, 4 आदमी सारा दिन आपकी सेवा में लगे हैं, क्या फायदा ऐसी लाइफ का। तो पहले लाइफ, फिर हेल्थ, फिर आपको और जो चीज चाहिए। नौकरी चाहिए, मकान चाहिए, प्रमोशन चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, बेटी की शादी करवानी है, मिलता सब है। पर टाइमिंग और प्रायोरिटी गुरुजी पे छोड़ दीजिए। मैं अब आपको अपना एक आध इंस्टेंस बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं बताऊं, मैंने जब गुरुजी के यहाँ जाना शुरू किया था, उसके कोई 2-3 महीने बाद मैंने प्लान किया था कि मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जाऊंगा। मैंने पढ़ रखा था कि जो भी कैलाश मानसरोवर जाता है ना, वहां पर उसको शिव जी के दर्शन जरूर होते हैं। आप उन्हें पहचाने या नहीं, ये दूसरी बात है, पर दर्शन होते हैं। प्लस क्या सीनरी है कैलाश मानसरोवर की, नथिंग टू बीट इट। उसका कहीं जवाब नहीं है पूरी पृथ्वी पे। कैलाश मानसरोवर, जैसा कि आप में से कई जानते होंगे, तिब्बत में आता है, चाइना के अंडर। आप वहां पर ऐसे ही नहीं जा सकते। वहां गवर्नमेंट भेजती है 25-30 का ग्रुप, और हर ग्रुप के साथ एक गाइड होता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, जो चाइनीज गवर्नमेंट के साथ लीज करता है। मैंने बताया मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में था, बहुत अच्छी पोजीशन पे। मैंने भी अपनी ऑफिशियल पोजीशन यूज करके अरेंज किया कि मैं भी एक ऐसे ग्रुप के साथ जाऊंगा एज ए गाइड ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। मैंने सोचा 3 हफ्ता ऑफिस की टेंशन से दूर, शिव जी के दर्शन हो जाएंगे, प्लस इतनी फर्स्ट क्लास सीनरी। मैंने जाने से थोड़ा पहले गुरु जी को बताया, गुरु जी मैं कैलाश मानसरोवर जा रहा हूँ। कहते हैं, क्यों? और शिव जी तेरे सामने यहाँ खड़े हैं, वहां का तो सीनरी देखने जा रहा है। देखिए उनको सब पता था कि मैं क्यों जा रहा हूँ। नहीं, मत जाओ। मुझे एकदम मना कर दिया। और सच मानिए, मैं बहुत दुखी हुआ। मैंने कहा, कितने लोगों को चांस मिलता है कैलाश मानसरोवर जाने का, मुझे मिल रहा है तो गुरुजी मुझे जाने नहीं दे रहे। प्लस मैंने सोचा कि जिस ऑफिसर के थ्रू मैंने अरेंज किया है उसको बोलूं, नहीं नहीं मैं जाना नहीं चाहता, मेरे गुरुजी नहीं अलाउ कर रहे। कहेगा तुम बेवकूफ हो, लोगों को चांस नहीं मिलता, तुम्हें चांस मिल रहा है तो पता नहीं कौन से बाबे के चक्कर में आके तुम कह रहे हो मैं जाना नहीं चाहता। पर गुरुजी आपको कभी फंसने नहीं देते। मैंने बताया ये बहुत रिगोरस ट्रिप होता है। जाने से थोड़ा पहले आपका अच्छा खासा मेडिकल एग्जाम होता है। मैं उसमें फेल हो गया। मेरा टीएमटी टेस्ट पॉजिटिव आया।
डॉक्टर कहता है देखो मैं तुम्हें ऐसे तो जाने नहीं दूंगा, अगर तुम्हें जाना है तो कल आके स्ट्रेस थैलियम टेस्ट करवा लो, अगर वो ठीक आए तो तुम चली जाना, वरना आई एम सॉरी। मैंने कहा थैंक यू। मैं तो उस मौके की तलाश में था और मैं नहीं गया। और उस साल रास्ते में ऐसे जबरदस्त लैंडस्लाइड्स आए जो ना कभी उससे पहले आए थे ना उसके बाद अभी तक आए हैं। 30-30 लोगों के दो बैचेस, लगभग 60 लोग उन लैंडस्लाइड्स में ऐसे दब गए, उनके लाश अभी तक नहीं मिले। किसी का क्रियाक्रम भी नहीं हो सकता, अंतिम संस्कार नहीं हो सकता, जिसमें वो कबीर बेदी की वाइफ प्रतिमा बेदी मर गई थी। और जब ये हुआ तब गुरुजी मुझे कहते हैं देखा मैंने तुम्हें बचा लिया। उन्हें पता था अगर मैं जाता तो मेरा क्या हाल होता। गुरुजी आपको यूं हथेली पे उठा के रखते हैं, कभी आपको मुसीबत में, बैड टाइम्स में पड़ने ही नहीं देते। एटलीस्ट इस जन्म में तो मैंने कोई इतना अच्छा काम नहीं किया टू डिजर्व ए गुरु लाइक हिम। ये सिर्फ उनका बड़प्पन है कि उन्होंने मुझ जैसे को बुलाया है, अपनी शरण दी है, और आए दिन रोज मुझ पे, मेरे परिवार पे यूं ब्लेसिंग्स लुटाते जा रहे हैं, बगैर कुछ बोले, बगैर कुछ मांगे। आपसे भी मेरा अनुरोध है कि बस आप यहाँ आते रहिए और ये जो दो तीन छोटी छोटी बातें मैंने बताई हैं वो करते रहिए। और मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से गारंटी देता हूं कि आप जितना सोचती हैं उससे बहुत ज्यादा ले जाएंगे, बिन मांगे, बिन एक अक्षर बताए। मैं आपको एक आध इंस्टेंस और सुनाता हूँ। ईयर 2004 का, मुझे थोड़ी हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, मेरा सांस उखड़ जाता था, जरा सा वो चलूं या कुछ करूं तो मेरा सांस चढ़ जाता था। एक आधे स्पेशलिस्ट को दिखाया, कहते हैं जी एंजियोग्राफी करवा लो, हो सकता है बाईपास ऑपरेशन करवाना पड़े या कम से कम स्टेंट डलवाने पड़े। मैं उन दिनों चाणक्यपुरी में रहता था, मैंने बत्रा हॉस्पिटल में दिल्ली में एंजियोग्राफी की अपॉइंटमेंट ले ली। उसके बाद गुरुजी को बताया, माइंड यू कुछ मांगा नहीं, बताया गुरुजी मैं बत्रा हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी करवाने जा रहा हूँ। कहते नहीं 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 नहीं, बत्रा में नहीं, तू एम्स में करवा। क्योंकि उनको पता था कि मेरी एंजियोग्राफी में क्या होना है, और कुछ प्लेसेस पे वो ज्यादा ब्लेस कर सकती हैं। एम्स इज वन सच प्लेस। आपको पता है, कईयों को आप में से पता होगा, एम्स में तो आपको 6-6 8-8 महीने अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। अपॉइंटमेंट लेना इटसेल्फ इज सच ए डिफिकल्ट जॉब। गुरुजी ने अपने किसी भगत को बोला, वो एम्स में ईएनटी स्पेशलिस्ट था, कि तू इसको एंजियोग्राफी की अपॉइंटमेंट लेके दे। उसने 2-3 दिन में मुझे अपॉइंटमेंट लेके दी। मेरी एंजियोग्राफी हुई, रिजल्ट आया, कहते हैं जी आपको एक साइलेंट हार्ट अटैक पहले हो चुका है। साइलेंट मतलब तब आपको पता नहीं चला, आपकी हार्ट बहुत ही डैमेज्ड है और आपकी तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड है। फिलहाल तो वो मुझे आईसीयू में ले गए कि शिफ्ट इंचार्ज आएगा तो वो फैसला करेगा आपके साथ क्या कब करना है। वहीं पर आईसीयू में कोई 1-1.5 घंटे के बाद, दिन के लगभग 1 बजे, मुझे सेकंड मैसिव हार्ट अटैक हुआ और मैं मर गया। डॉक्टर ने कहा खत्म है, इसकी हार्ट चल नहीं रही, पल्स है नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं। पर गुरु जी की कृपा से वो डॉक्टर्स मुझे रिवाइव कर सके। मैं आईसीयू में पड़ा रहा। रात को 9 बजे जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर था, इंचार्ज ऑफ द शिफ्ट, वो जब अपने राउंड पे आया, वो तो मेरी हालत देख के दंग रह गया, अपने स्टाफ पे गर्म हो गया। कहता तुमने किया क्या है, इतने घंटे बर्बाद कर दिए, इसको ऐसे ही रहने दिया, मुझे उस टाइम क्यों नहीं बुलाया, इसको तो किसी भी मिनट तीसरा हार्ट अटैक आएगा और खत्म, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, मुझे उसी टाइम बुलाना चाहिए था। मैं तो कुछ सोचने समझने लायक हालत में ही नहीं था। मेरी आंटी को उसने बताया, कहता है इसका इमीडिएट बाईपास ऑपरेशन करना पड़ेगा। इमीडिएट मतलब अभी, सवेरे तक तो ये पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा। और आजकल बाईपास ऑपरेशन मामूली बात हो गई है, रोज हर हॉस्पिटल में पता नहीं कितने होते रहते हैं। पर जो इसकी हालत है, काफी रिस्क है।
हो सकता है ये ऑपरेशन टेबल पे खत्म हो जाए और मैं कुछ नहीं कर पाऊं। अगर आप रिस्क लेने को तैयार हो तो मैं इसका ऑपरेशन करूंगा, वरना आप डिसाइड कीजिए क्या करना है। अब ऐसे फंसे, आगे कुआं पीछे खाई, समझ नहीं आया क्या करें। मेरी आंटी ने किसी संगत के थ्रू गुरुजी को मैसेज भेजा, गुरुजी अंकल आईसीयू में है और डॉक्टर ऐसे बोल रहा है, समझ नहीं आता क्या करें। गुरुजी कहते हैं क्या है, डॉक्टर तो चीड़ेगा फाड़ेगा ही, अंदर जो करना है वो तो मैं करूंगा, करवा लो ऑपरेशन। अब ये सुनने के बाद तो हमारे लिए कोई गुंजाइश या चिंता की बात ही नहीं रही। मेरी आंटी ने डॉक्टर को बोला तेरे को जो करना है कर ले। इस प्रोसेस में 2 घंटे लग गए। रात को 11 बजे मेरी आंटी ने डॉक्टर को क्लियरेंस दिया। वो बेचारा सवेरे 9 बजे से ड्यूटी पे था। रात को 11 बजे मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गया। 6.5 घंटे मेरा ऑपरेशन चला। सवेरे 5:30 बजे जैसे ही वो मुझे आईसीयू में वापस ले आए, देखा अंदर आर्टरी बर्स्ट हो गई है। फिर मुझे आईसीयू में ले गए, फिर मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए, मुझे खोला और जो इनको करना था वो किया। नॉर्मली इस ऑपरेशन के बाद लोग 1-1.5 दिन आईसीयू में रहते हैं, 3-4 दिन हॉस्पिटल में। मैं 1 हफ्ता आईसीयू में था, विथ एवरी पॉसिबल लाइफ सपोर्ट सिस्टम। जहां वो एक सिस्टम हटाते हटाते पहले हमें वार्न करते, डोंट थिंक ही इज आउट ऑफ डेंजर, और जैसे ही वो हटाते मैं फिर क्रिटिकल हो जाता, फिर वो लगाना पड़ता। 1 हफ्ता ये सिलसिला चलता रहा। 3 हफ्ते में हॉस्पिटल में रहा, बार बार कॉम्प्लिकेशंस हो जाती। 2 बार फिर मुझे एडमिट होना पड़ा एज इंडोर पेशेंट। 3 महीने मुझे करवट बदलने की इजाजत नहीं थी। मैं सीधा बैक पे लेटता था। मेरे लंग्स इतने कमजोर हो गए थे कि 3 महीने मैं एक अक्षर भी नहीं बोल सका। पर ये 19 साल पुरानी बात है। आज मैं आपके सामने हूं, एकदम भला चंगा, सिर्फ गुरुजी की कृपा। एक चीज और बताऊं, मुझे हर 3-4 महीने पीरियडिक चेकअप के लिए जाना पड़ता है। वो डॉक्टर मेरे प्रोग्रेस से बहुत ही खुश है। कुछ टाइम पहले वो मुझे कहता है जो मैंने मैंने बाईपास ऑपरेशन किया था, उसकी लाइफ तो होती है 7-8 साल। फिर वो आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, फिर वो बाईपास ऑपरेशन करवाना पड़ता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी दूसरी बार करवाया था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, और सुना है अब उन्होंने तीसरी बार फिर करवाया है। कहता है ये तुम जो चल रहे हो विदाउट बाईपास ऑपरेशन, विदाउट सेकंड ऑपरेशन, विदाउट एनीथिंग, ये सिर्फ तुम्हारी गुरुजी की कृपा से, ना उस बाईपास ऑपरेशन की वजह से, ना दवाइयों के जोर पे, सिर्फ अपनी गुरुजी की कृपा से चल रहे हो। और उस डॉक्टर ने 3 महीने पहले रिटायर किया है एज हेड ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट इन एम्स। समझ सकते हैं, अगर ये उसके वर्ड्स हैं। गुरुजी की दो सबसे ज्यादा कॉमन फ्रेजेस जो वो यूज करते हैं, जब उनके पास जाओ तो कहेंगे कल्याण कीता, और जब उनसे आज्ञा लो तो बोलेंगे जा ऐश कर। और उनका ऐश कर इज नॉट ओनली फॉर टुडे या इस साल या इस लाइफ टाइम इवेंट, इट इज फॉर ऑल टाइम्स टू कम। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि उनको उन्होंने हमें अपनी शरण में बुलाया है। मैं बस आपसे यही विनती करूंगा कि यहाँ आते रहिए, ये 2-3 छोटी छोटी बातें करते रहिए, और मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से आपको गारंटी देता हूँ कि आप जितना सोचते हैं उससे बहुत ज्यादा ले जाएंगे, बिन मांगे, बिन एक अक्षर बताए। मे गुरुजी ब्लेस ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आंटी शैल आई स्टॉप हियर? जय गुरुजी। आंटी मैं यहाँ सत्संग अपना खत्म करूं? जय गुरु जी। अंकल, एज गुरु जी गाइड्स यू, इफ यू कैन शेयर मोर कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज एज गुरु जी गाइड्स अंकल, जैसे नहीं, महाराज मैं तो आपको और शेयर कर सकता हूँ। अंकल प्लीज करिए, अगर आप कर सकते हैं तो, जैसे महाराज जी आपको गाइड करें अंकल। अच्छा ठीक है, ठीक मैं है। आपको एक
एक इंस्टेंस बता रहा हूँ। 23 सितंबर 2017 का फ्राइडे का दिन था। मेरी बड़े मंदिर में लंगर सेवा होती है। मैं लंगर की थाली में हलवा डालता हूँ। मैं वो सेवा कर रहा था। वो करते करते मेरे को ब्रेन स्ट्रोक हुआ। गुरुजी कहते हैं मेरी भक्तों की जिंदगी में कुछ भी बाय चांस नहीं होता, सब मेरी मर्जी मेरी प्लानिंग के साथ होता है। अब देखिए मेरे कर्म जो पिछले जन्मों के ऐसे रहे होंगे ना, मुझे ब्रेन स्ट्रोक तो होना था। पर गुरुजी ने देखिए हालात कैसे चूज किए। मैं ऐसी जगह पे था जहां चारों ओर आई एम सराउंडेड बाय गुरुजी के सेवादार। और आप जानते हैं कि गुरुजी के सेवादार कितने कोऑपरेटिव, कितने हेल्पफुल हैं। मैं लंगर की थाली में हलवा प्रसाद डाल रहा था। मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ। सडनली मैंने फील किया कि मेरी लेफ्ट लेग में पावर नहीं है, मैं गिर जाऊंगा। लेफ्ट आर्म लटक रही है, मैं उसे उठा नहीं सकता। और मेरी स्पीच गई, मैं बोल नहीं सकता। क्लियर साइंस कि मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। मैंने किसी तरह अपने साथी सेवादारों को समझाया कि मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, आप मुझे मेरी आंटी के यहाँ लेके चलो। वो भी कोई 3-4 मीटर के डिस्टेंस पे सेवा कर रही थी। वो मुझे दोनों हाथों से पकड़ के वहां ले गए। अब गुरु जी की प्लानिंग देखिए। पीछे से जैसे वो मुझे लेके जा रहे थे ना, पीछे से एम्स का एक रिटायर्ड डॉक्टर आ रहा था। जिस तरीके से मैं चल रहा था और इन्होंने मुझे पकड़ रखा था, वो तो देख के ही समझ गया कि इसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। गुरु जी की कृपा से उसके पास सार्बिट्रेट और डिस्प्रिन दोनों थे। उसने फटाफट वो निकाले और मेरे को दिया। अंकल ये तो खा लो। मुझे फर्स्ट एड तो वहीं का वहीं मिल गया। इनफैक्ट मैंने बाद में पढ़ा कि अगर आपको ब्रेन स्ट्रोक होने के आधे घंटे के अंदर ये दोनों दवाइयां मिल जाती हैं, सार्बिट्रेट और डिस्प्रिन, तो आपको कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता, आप खतरे से बाहर हो जाते हैं। मुझे वो दवाइयां और फर्स्ट एड तो वहीं का वहीं मिल गया। हमने एम्स में फोन किया, जिस डॉक्टर से मैंने बाईपास ऑपरेशन करवाया था 13 साल पहले। मेरी आंटी ने उसको फोन किया कि इसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और हम एम्स में आना चाहते हैं इमरजेंसी में। कहता है ऐसी गलती मत करना, यहाँ पर तो इतना रश होता है, कोई आपको घुसने भी नहीं देगा। और तुम्हारे लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना जल्दी हो सके इसको किसी नजदीक की अच्छी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाओ। हमने फैसला किया कि हम फोर्टिस वसंत कुंज में जाएंगे। हमें उसी का ख्याल आया। मेरी आंटी ने उन सेवादारों को रिक्वेस्ट किया कि अंकल जरा एम्बुलेंस तो मंगा दो प्लीज। कहते हैं आंटी क्या बातें कर रही हो, एम्बुलेंस आने में तो पत्नी पता नहीं कितनी देर लग जाएगी। हम है ना। दो सेवादार फटाफट अपनी गाड़ी लेके आए। इंसिडेंटली मैं आपको यहाँ ये बता दूं, गुरुजी ने मुझे ड्राइविंग मना की है, इसलिए मुझे अपनी गाड़ी नहीं थी वहां पर। वो दो सेवादार फटाफट अपनी गाड़ी ले आए। उन दो गाड़ियों में 3 सेवादार, मैं और मेरी आंटी निकले फॉर फोर्टिस वसंत कुंज। 23 सितंबर, नवरात्रे चल रहे थे। और ये जो छतरपुर रोड है, बड़े मंदिर से लेके छतरपुर मेट्रो स्टेशन तक, वहां पर इतना बुरा हाल होता है ट्रैफिक का, कुछ कहने की बात नहीं है। पर गुरु जी की कृपा से हमें कहीं भी जरा सी ट्रैफिक या एक भी रेड लाइट नहीं मिला और हम फटाफट फोर्टिस वसंत कुंज पहुंच गए। अच्छा, जैसे ही हम यहाँ से निकले, मेरी आंटी ने दोनों बेटों को भी फोन कर दिया कि पापा को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और हम फोर्टिस वसंत कुंज जा रहे हैं। मेरा बड़ा बेटा रहता है एंड्रूजगंज में। वो, उसकी आंटी, दो छोटे बच्चे, वो उठे, तैयार हुए, अपनी गाड़ी में निकले फॉर फोर्टिस वसंत कुंज। उन दिनों एक मिनट, ये कौन सा स्टेशन है? अ, नहीं नहीं, कौन सा मेट्रो स्टेशन है इसके घर? स,
इसके घर के पास जो पहला मेट्रो स्टेशन था रिंग रोड पे, उस पे उन दिनों मेट्रो का काम चल रहा था। वहां पर एकदम जबरदस्त ट्रैफिक जैम्स होते हैं। प्लस छतरपुर रोड पे आप जानते हैं क्या हालत होती है ट्रैफिक की रात के 9 बजे। पर गुरु जी की कृपा से उसको कहीं भी जरा सी ट्रैफिक या एक भी रेड लाइट नहीं मिली। इनफैक्ट वो हमसे पहले फोर्टिस वसंत कुंज पहुंच गया। और जब तक हम पहुंचे वहां पर, वो इमरजेंसी के गेट पे ट्राली और नर्सेस को लेके खड़ा था हमारे रिसेप्शन के लिए। मेरे ऊपर वो फर्स्ट एड का असर हो रहा था। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो चल के जाऊंगा। मैं चल के अंदर गया। वहां तब तक ऑफ कोर्स सून इनफ सैटरडे मॉर्निंग हो गया। वहां पर इन्होंने मेरा एक दो टेस्ट किया। कहते हैं हाँ जी कंफर्म किया तो आपको ब्रेन स्ट्रोक तो हुआ है बट नथिंग टू वरी। हम आपको नथिंग टू वरी, यू आर आउट ऑफ डेंजर। हम आपको 3-4 दिन ऑब्जर्वेशन के लिए ICU में रखेंगे। मैंने सोचा मैं इतना बेटर फील कर रहा हूँ, अब 3-4 दिन मुझे ICU में रखोगे, इतना खर्चा प्लस किसी को वहां आने नहीं देंगे, इसकी जरूरत क्या है। हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम तो एम्स जाएंगे, हमें उसमें ज्यादा विश्वास है। हालांकि हमें वार्न किया गया था कि हम यहाँ, आप यहाँ घुस भी नहीं सकोगे। मेरी आंटी ने किसी डॉक्टर से पूछा, आंटी जरा एम्बुलेंस तो अरेंज कर दीजिए। वो कहती है क्यों इतना खर्चा करना चाहती हो, तुम्हारे बेटे के पास गाड़ी तो है, उस गाड़ी में चले जाओ। देखिए मैं इतना बेटर था तो उस डॉक्टर ने हमें एडवाइस किया कि आप अपनी गाड़ी में चले जाओ। और ये मुझे ICU में रख रहे थे। बेटे की गाड़ी में हम सब गए एम्स, जहां में वार्न किया गया था कि आप घुस भी नहीं सकोगे। उन्होंने इमीडिएटली मुझे अटेंड किया। तब तक सैटरडे मॉर्निंग हो गया। लगभग 2 घंटे के बाद एक सिस्टर आती है, कहती है भाई साहब इमरजेंसी वार्ड में एक बिस्तरा खाली हो रहा है, आप वो बिस्तरा ले लीजिए। गुरुजी की प्लानिंग देखिए, जहां मुझे वार्न किया गया था मैं घुस भी नहीं सकूंगा, वहां पर मुझे बिस्तरा भी मिल गया। इन्होंने मेरे का एक दो और टेस्ट किया, कंफर्म किया अगेन कि हाँ आपको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है पर यू आर आउट ऑफ डेंजर, नथिंग टू वरी। अगले दिन संडे मॉर्निंग कहते हैं जी आज तो संडे है, आज तो कोई सीनियर डॉक्टर आएगा नहीं। हमने कहा फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमें शॉर्ट लीव दे दो। कहते हैं हाँ हाँ ले लो शॉर्ट लीव। हमने शॉर्ट लीव ले ली। बेटे का घर एंड्रूजगंज में पास में ही था, हम बेटे के यहाँ रह गए, चले गए, 24 घंटे वहां रहे। मंडे मॉर्निंग को वापस ICU में आए, सॉरी इमरजेंसी वार्ड में आए। वहां हमें बेड तो मिला ही हुआ था। इन्होंने मेरा एक दो और टेस्ट किया, कंफर्म रिकंफर्म किया कि हाँ जी आपको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है बट नथिंग टू वरी, यू आर एब्सोल्युटली आउट ऑफ डेंजर। बोले हाँ आपको आपके हम 2-3 टेस्ट और करेंगे और आपको 6-8 महीने अच्छी खासी फिजियोथेरेपी करवानी पड़ेगी। मैंने कहा जरूरी है कि ये सब मैं अभी यहाँ रह के करवा लूं। कहते नहीं नहीं, चाहो तो आप डिस्चार्ज ले लो, बाद में OPD में आके ये टेस्ट करवाना। मैंने मंडे मॉर्निंग को डिस्चार्ज ले लिया, सॉरी ट्यूसडे मॉर्निंग को। मंडे को तो ये टेस्ट वेस्ट हुए। ट्यूसडे मॉर्निंग को मैंने डिस्चार्ज ले लिया, घर चला गया। वो दोनों तीनों टेस्ट मैंने बाद में करवाए। गुरुजी की कृपा से सब ठीक आए। फिजियोथेरेपी मैंने एक दिन भी नहीं करवाई। मैं आज आपके सामने हूँ, एकदम भला चंगा फर्स्ट क्लास। अच्छा, मैं वहां से ट्यूसडे को घर गया। द नेक्स्ट वीकेंड वाज लॉन्ग वीकेंड, वो सेकंड अक्टूबर वाली। हमारा ओरिजिनल प्लान था कि हम छोटे बेटे के साथ हरिद्वार और ऋषिकेश जाएंगे घूमने। हमने सोचा 3-4 दिन पहले इतना सब कुछ हुआ है और अब हम हरिद्वार ऋषिकेश घूमने जाएंगे, ये ठीक नहीं लगता। हमने बेटे बहू को बोला बेटा आप चले जाओ, हम फिर कभी आपके साथ चलेंगे, इस बार हम नहीं चलते। तो बहू बेटा दोनों कहते हैं पापा अगर आप नहीं चलोगे ना तो हम भी नहीं जाएंगे। ठीक है, जब भी हुआ हम साथ ही चलेंगे जाएंगे।
हमने सोचा बेटा बहू तो बड़े हैं, समझ जाएंगे, पर उनको छोटी बिटिया है, वो कहेगी क्या दादू की वजह से हमारा भी ट्रिप खराब हो गया। हमने कहा अच्छा चलो चलो हम भी चलते हैं। नेक्स्ट सैटरडे मॉर्निंग को हम गए ऋषिकेश। मैं, मेरी आंटी, बेटा, बहू और उसकी बेटी, 5 लोग बेटे की गाड़ी में। सारा दिन हम ऋषिकेश घूमे। संडे को सारा दिन हरिद्वार घूमे। मंडे मॉर्निंग को हम ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पे गए नहाने के लिए। बेटे को किसी दोस्त ने कहा था कि भैया ऋषिकेश जा रहे हो, मेरे लिए थोड़ा गंगा जल तो ले आना। उसने एक हाथ में कैन उठाया और एक बहुत बड़ी चट्टान थी, एक हाथ उसको पकड़ के ये धीरे धीरे गया जल लेने। इसने सोचा जितना किनारे से दूर जल लूंगा ना उतना साफ जल मिलेगा। एक कदम रखा, दूसरा रखा, तीसरा रखा, चौथा रखा, चौथा या पांचवा रखा तो गोता खाया। एक डुबकी लगाई, दूसरी लगाई, तीसरी लगाई। यहाँ पर उसकी माँ, बाप, बीवी और बेटी चारों चिल्ला रहे हैं, अरे बचाओ बचाओ, किसी को स्विमिंग आती है, बचाओ वो डूब रहा है। कोई आगे नहीं आया। और विश्वास कीजिए हमें 1% भी उम्मीद नहीं थी कि आज किसी तरह वो बच सकता है। अचानक वो बड़े प्यार से बाहर आ गया। हमने पूछा अरे तू बाहर कैसे आ गया तू? कहता है जब मैं 4-5 गोते लगाए और मेरा सांस नहीं ले पा रहा था ना, तो मुझे अकल आ गई। मैंने कहा गुरुजी बचाओ। और जैसे ही मैंने कहा गुरुजी बचाओ, पता नहीं कैसे मेरे पैरों के नीचे जमीन आ गई और मैं बाहर आ गया। बाद में हमने देखा वहां पर बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ पर रिवर बेड सडनली डाउन जाता है, और 2 दिन पहले वहां 3 लड़के इसी तरह डूब चुके थे। पर हमें तो गुरुजी की प्रोटेक्शन है, वो बैठे हैं, हमारे मालिक, ये है हमारे गुरुजी। आई थिंक टुडे आई विल स्टॉप हियर। अगर गुरुजी ने चाहा तो मैं फिर कभी आपके साथ और सत्संग करूंगा। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए। मे गुरुजी ब्लेस ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। जय गुरुजी, जय गुरुजी,